हाँ जी, जो पास पेपर दिया था वो हो गया, एक ही मेरे ख्याल से आखिरी वाला था, हो गया ना, उसमें कोई मसला, इजीली हो गया था। उसमें खाली एक था कि आपको आई थिंक 250 मिलियन की पेमेंट करनी थी या 300 मिलियन की, जिसमें से आपने 200 मिलियन की थी, जिसमें आपने पेमेंट को अलग अलग देखना था कि कुछ पैसे आपके राइट इशू के थे और कुछ पैसे आपके, नहीं नहीं, जो मैंने पास पेपर दिया था लगा के उसकी बात कर रहा हूँ, उसकी वीडियो भी डाली है मैंने, वो देख लेना। नहीं, ये देखो, ये वाला जो पास पेपर था ना, ये वाला टेक्शियो लिमिटेड, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, ये टेक्शियो लिमिटेड का मैंने वीडियो सोल्यूशन भी लगा दिया है, सही है, तो वो देख लेना। मतलब ये जो मैंने नहीं लास्ट कॉन्सेप्ट दिया था, ये उसके बेस पे था, सही है। तो बाकी वो प्रैक्टिस क्वेश्चन तो हो गया ना, चलो वो भी किया तो चलें, ओके डन। आज हम अपने पास हेडिंग डाल देते हैं भाई, रीवैल्यूएशन। अच्छा जी, क्योंकि है ये थोड़ा ट्रिकी और ये पूरे कॉन्सेप्ट्स के साथ मिल के आता है, तो पहले हम इसको वही अलग से समझेंगे और उसको फिर लिंक कर देंगे पीपी के अंदर, सही है। तो पहले इसके बेसिक्स आप मुझे बताएं, अर्लियर, इसको पहले साइड में रखते हैं। जो इससे पहले किया हमने, वो हमने ये किया था सर कि आपने जनवरी 1 2022 पे लेट से प्लांट परचेज किया, तो आपने एंट्री क्या बनाई थी, प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट, और आपने कहा सर मैंने ये कर लिया था 5 लाख रुपए से। फिर आपने कहा था कि सर मैंने इसको डेप्रिशिएट किया इसकी यूजफुल लाइफ पे, हमने असेस की कि इसकी जो यूजफुल लाइफ है वो है 5 ईयर्स। आपने क्या किया था, 31 दिसंबर 2022 पे आके कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने से, 1 लाख रुपए से। मैंने आपसे ये पूछा था कि साल के आखिर में ये पीपी कितने पे मौजूद है, तो आपने कहा था कि सर 4 लाख रुपए पे। कैसे सर, हमारे पास साल के आखिर में 31 दिसंबर 2022 पे कॉस्ट कितने की मौजूद है, 5 लाख की, और आपका अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने का मौजूद है, 1 लाख। तो आपने कहा आपकी किताबों में कितने पे मौजूद है, अक्यूमुलेटेड, अच्छा 10, ये वाला, ओके, ये हिसाब किताब आ गया। आप इसको क्या कहते थे, ये जो अमाउंट आ रही थी इसको कह रहे थे आप कैरिंग अमाउंट, ऐसा ही है, फोकस होकर सुनिएगा, ये थी आपकी कैरिंग अमाउंट, इतने पे कैरी हो रहा है यूज होने के बाद, ये हिसाब किताब चल रहा था। अच्छा, हम अगर गए मार्केट में और हमने देखा कि सर इसकी मार्केट वैल्यू या कह लें आप फेयर वैल्यू जो चल रही है वो चल रही है 6 लाख रुपए, सही है जी। तो कहने का मकसद ये है कि आप अपने एसेट को यहां से उठा के यहां पे नहीं लाए थे, आपने इसको किस पे रखा हुआ था, कैरिंग अमाउंट पे, जिसको हम कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। क्या कहते हैं, अच्छा, हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब है जो हिस्टोरिकली मैंने खरीदा, यूज किया, बच गया बस वो, इसको हम कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। आप अपने एसेट को फेयर वैल्यू पे लेके नहीं गए थे, इसको हम कह रहे थे, हम यूज कर रहे थे कॉस्ट मॉडल। और इसको और अच्छे से लिखें तो हम कहेंगे हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल, हम ये यूज कर रहे थे। अच्छा सर, अगर हम फेयर वैल्यू मॉडल पे होते ना तो हम यहां से उठ के यहां आ जाते, जबकि हमने आज तक ऐसा किया नहीं था। अच्छा, हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल का मतलब क्या है पता है, आपने खरीदा, यूज किया, बच गया, यानी हिस्टोरिकली जिस कॉस्ट पे खरीदा गया था उसमें से जितना यूज किया और जो बच गया, दिस इज व्हाट मेथड, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। आज तक हमने ये किया था। तो कोई आपसे पूछे कि भाई क्या ऐसा हो सकता है कि आप अपने एसेट को हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल पे रखें, बोलें यस, भले ही उसकी फेयर वैल्यू आसमानों को, हम हो सकता है कि फेयर वैल्यू पे ना जाएं क्योंकि हमारा मॉडल कौन सा है, हिस्टोरिकल। अच्छा, तो कंपनी को कहा जाता है कि जब आप कंपनी चलाते हैं तो आप अपनी पॉलिसी बनाएं,
और पॉलिसी ये बनाएं कि भाई क्या आप अपने पीपीई को जो खुद यूज कर रहे हैं क्या हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल पे रखेंगे या फेयर वैल्यू मॉडल पे रखेंगे। अच्छा, फिर आपका जवाब ये होना चाहिए कि सर मतलब दिमाग में आता है ना कि यार सर अगर फेयर वैल्यू ज्यादा है तो क्यों कोई बंदा फेयर वैल्यू पे नहीं रख रहा, अच्छा दिखेगा ना, ऐसा है भाई आपके दिमाग में आएगा ना फेयर वैल्यू पे क्यों नहीं जा रहा। देखो फेयर वैल्यू पे जाने के लिए एक तो मेहनत होती है कि आपके पास हजारों एसेट्स होते हैं और हजारों एसेट्स की मार्केट में फेयर वैल्यू निकलवाना एक कॉस्ट कंज्यूमिंग एक्सरसाइज है, टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज है। यानी भाई कॉस्ट नहीं लगेगी, मैं वैल्यू को अपॉइंट करूंगा, मैं बोलूंगा भाई मुझे बताओ मेरी लैंड बिल्डिंग फर्नीचर इक्विपमेंट सबकी वैल्यू कितनी है। तो क्या ये एक छोटी एक्सरसाइज है, ये हेक्टिक है, हेक्टिक है। तो वो कहता है कि भाई या तो फिर आप डिसाइड कर लें, आपने या तो हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल पे रहना है या फेयर वैल्यू। हाँ अभी कुछ एंटिटीज हैं जो कहती हैं हाँ भाई भले हम ये खर्चा उठाने को तैयार हैं तो हम पे किस पे चले आएंगे, फेयर वैल्यू मॉडल पे, क्योंकि फिर वो खर्चा ये अडॉप्ट करने को तैयार है। पहले बताओ अभी वाला मतलब समझ आया जो आज तक हम करते हैं। अब इसी चीज को हम किस में देखते हैं, रीवैल्यूएशन मॉडल में। चलिए जी ऑनलाइन वालों यहां तक कोई मसला, जल्दी बताएं, यहां तक कोई मसला। हम अभी तक हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल करते हैं। अच्छा एक और चीज, अगर मैं बोरिंग कॉस्ट भी डाल दूं ना इसमें तो आपको पता है वो तो कैपिटलाइजेशन के लिए, जैसे ये 5 लाख रुपए है तो हो सकता है कि आप ये 5 लाख रुपए का प्लांट बनाए ना खरीदते, खुद बनाते और बोरो करके बनाते, हो सकता है ना। तो जब बोरो करके बनाते कैपिटलाइज होता, यूज होता और आखिर में बच जाता, तो जो आखिर में अमाउंट बचती है उसका नाम क्या है, हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट। क्लियर है। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल पे थे हम। आगे जी, यही चीज अगर मैं रेप्लिकेट करूं तो मुझे बताएं जनवरी 1 पे क्या सेम एंट्री बनती, प्लान डेबिट और कैश क्रेडिट, क्योंकि सर पहले दिन पे तो हमारी कॉस्ट और फेयर वैल्यू सेम होती है, आई बिलीव ऐसा है, पहले दिन पे तो सेम होती है ना। फिर हमने क्या किया, इसकी यूजफुल लाइफ वही कितनी लिख दी, 5 इयर्स। फिर ये डेप्रिशिएट हुआ होगा, हमने कहा सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, कितने से भाई, 1 लाख रुपए से। ये एंट्री बनी है आपकी 31 दिसंबर 2022 पे। अच्छा अब जल्दी से मुझे बताओ इस एंट्री बनाने के बाद आपका एसेट 31 दिसंबर 2022 पे कितने पे मौजूद है, 4 लाख रुपए। अच्छा 4 लाख रुपए के आपके 2 कंपोनेंट्स हैं यहाँ, एक कॉस्ट है और एक अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। हमने कहा चलें सर ये हम कर लेते हैं बात। आपके पास अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना मौजूद है, 1 लाख। कॉस्ट कितने की मौजूद है, 5 लाख। एसेट की कैरिंग अमाउंट कितनी, आपने कहा सर एसेट की कैरिंग अमाउंट आ गई 4 लाख रुपए। वही हिसाब किताब हो गया सेम, चार लाख रुपए। सर ये जो आपके पास 4 लाख रुपए की अमाउंट आई है ना, ये पहले साल यूज होने के बाद आई है। अब मार्केट में फेयर वैल्यू कितनी चल रही है, जल्दी बताओ। मार्केट में चल रही है फेयर वैल्यू 6 लाख रुपए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप अपने एसेट को 4 पे रखेंगे या 6 पे ले जाएंगे? तो पहले क्यों नहीं लेके गए थे? सर वो हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल था, अब हमारा कौन सा मॉडल है, रीवैल्यूएशन मॉडल। तो हमने ये कहा कि हम इसको उठा के यहां से यहां ले जाएंगे 6 लाख रुपए पे। तो जब मैं 6 लाख रुपए पे लेके जाऊंगा तो उससे पहले मुझे कुछ काम करना है, कुछ सीखना है। अभी तो मैंने आपको ये बताया कि दोनों मॉडल्स में फर्क क्या है। तो दोनों मॉडल में फर्क ये है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल में आपकी फेयर वैल्यू भले ही कितने भी आसमानों पे हो, आपने उसको कंसिडर नहीं करना। हाँ फेयर वैल्यू मॉडल में आपने पहले एक काम करना है कि एसेट को खरीदना है, उसको डेप्रिशिएट करना है, देखना है अमाउंट कितनी बची हुई, कितनी बची हुई थी 4 लाख रुपए, उसको किससे कंपेयर करना है, फेयर वैल्यू से, फेयर वैल्यू पे लेके चले जाना है। तो हमने अब तक ये सीखा, पर इन सारे कामों को करने के लिए कुछ स्टेप्स दरकार हैं और कुछ चीजें सीखनी है, वो सिखाता हूं, फिर वापस से यहां से कनेक्ट करता हूं उसको। आए देखें, हमने ये कहा सर जब आप इस एसेट को किस पे लेके जाएंगे, रीवैल्यूएशन पे, यानी फेयर वैल्यू पे, हम फेयर वैल्यू यूज करेंगे। जब आप इसको फेयर वैल्यू पे लेके जाएंगे तो आपने कुछ काम करना है। वो सबसे पहले ये चीज कह रहा है कि आप एक काम करें, आप अक्यूमुलेटेड
डेप्रिसिएशन को कॉस्ट में नेट कर दें, कितना लिख रहा हूं मैं यहां पे? 1 लाख रुपए। हाँ, अभी सुनना है आपने पहले। मैंने कहा सर ये क्यों किया, सुनना 1 मिनट। मैंने कहा भाई आपने एसेट खरीदा कितने का था? 5 लाख रुपए का। यहाँ पे बनाते हैं ना डिस्क्लोजर बनाते हैं ना, मेरे को तो रिपोर्टिंग भी सिखानी है। कॉस्ट अकाउंट में आपके पास जल्दी से बताओ ओपनिंग बैलेंस कितना था? 0। आपने एडिशन की थी कितने की? मानते हैं? ये हिसाब किताब था। यहां पे हम आपके लिए ये कर लेते हैं, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपके पास ओपनिंग बैलेंस कितना था बच्चों? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना था? अच्छा, ये जो बच्चों डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है ना, ये यूजेज है कि इस साल इतना पीपीई चल गया, इस साल इतना पीपीई चल गया। यहां तक एग्रीड है? अच्छा, अब आपको मैं यहां पे दोनों को कंपेयर करूं तो अगर आप कुछ भी एंट्री नहीं करें इसके बाद, क्या आपका पीपी आपकी बैलेंस शीट में 4 लाख रुपए पे रिपोर्ट हो जाएगा? ये कौन सा मॉडल हो गया? हिस्टोरिकल कॉस्ट। हम यहां पे खत्म करते थे कहानी, इसके बाद कुछ भी नहीं किया करते थे। आज हम एक नई चीज लेके आए, रीवैल्यूएशन। कि मैंने कहा नहीं यार, मैं इसको 4 पे नहीं रख सकता, मैं इसको किस पे लेके जाऊंगा? 6 पे। किस पे लेके जाऊंगा? 6 पे। 6 पे लेके जाने से पहले मुझे स्टैंडर्ड ये कह रहा है आप अपने अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं कह रहा, मैं क्या कह रहा हूं? अक्यूमुलेटेड। यूज हो गया वो, देखो ये रहा, यूज हो चुका है, यूजेज में ऑलरेडी बुक कर चुका हूं। इसका हरगिज मतलब नहीं है ये यूज नहीं हुआ, मैं इसको रिवर्स कर रहा हूं, क्रेडिट को। किसको रिवर्स कर रहा हूं? क्रेडिट को। अच्छा, आपने आज तक मेरे से सीखा है कि आप अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तब रिवर्स करते हैं जब एसेट बिक जाए, करते हैं ना? आप कहते हैं भाई जब एसेट ही नहीं रहा तो उसके लिए अक्यूमुलेटेड भी नहीं रखो। आज मैं कह रहा हूं आज आप अक्यूमुलेटेड रिवर्स करें, ना कि बिकने के लिए बस उसको कॉस्ट अकाउंट में नेट कर दें, उसको कॉस्ट अकाउंट में नेट कर दें। क्यों कर दें अभी सिखा रहा हूं, अभी बताता हूं। मैंने कहा इससे होगा क्या, यहां पे मैं एक लाइन आइटम लिखूंगा, एडजस्टेड अगेंस्ट कॉस्ट। कितना आ गया ये 0 हो गया सर। अच्छा, यहां पे मैं लिखूंगा एडजस्टेड अगेंस्ट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कितने से? 1 लाख रुपए से। मुझे बताओ अब आपका एसेट नेट कितने पे आ गया? अच्छा, वैसे भी रखते हैं ना तो वैसे भी नेट 4 पे ही होता पर उसने कहा पहले अक्यूमुलेटेड को खत्म कर दो। मैंने कहा भाई अक्यूमुलेटेड को खत्म क्यों करूं? उसने बोला अगर आप एसेट को 6 लाख पे लेके जाते तो अक्यूमुलेटेड अगेन एंड अगेन उसको कम करता रहता। वापस समझते हैं भाई, अक्यूमुलेटेड का मतलब क्या? नेगेटिव फिगर, जो आपके एसेट की कॉस्ट को क्या करेगी? अलग से कम करेगी। एग्रीड? क्लियर है? अच्छा, मैंने कहा कुछ भी नहीं करूं तो मेरा एसेट हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रहेगा कितने पे? मुझे किस पे लेके जाना है? कहने का मतलब यह है कि अगर मैं अक्यूमुलेटेड को खत्म नहीं करूंगा तो वो अक्यूमुलेटेड बार बार मेरे एसेट की फेयर वैल्यू को रिड्यूस करता रहेगा। तो उसने कहा एक काम करें सिंपल, जितना भी आपने यूज किया है ना उसको एसेट की कॉस्ट में नेट कर दें, नेट पे ले आए एसेट। अब एसेट नेट पे कितना आ गया? देखो ये रहा, एसेट नेट पे आ गया 4 लाख रुपए पे। लेके कितने पे जाऊं? 6 पे। तो क्या मुझे 2 लाख रुपए का फायदा हो गया? हाँ या नहीं? हुआ या नहीं हुआ? चलिए जी, अब यहां पे आप एक एंट्री बनाएंगे इधर ही, सर प्लान डेबिट, और यहां पे देखें मैं एक चीज लिख रहा हूं, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। और यहां पे देखें जो मैं रीवैल्यूएशन सरप्लस लिख रहा हूं ना, साथ में लिख रहा हूं ओसीआई, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। कितनी जी? 2 लाख रुपए। चलिए जी भाई, ये भी बात समझ आती है। फोकस हो गया। मैंने स्टैंडर्ड को कहा मुझे ये तो समझ आ रहा है कि आपने प्लांट को डेबिट कर दिया, यानी प्लांट की वैल्यू कितने से बढ़ा दी? 2 लाख रुपए से। मैंने कहा क्रेडिट आपने मुझे इनकम को नहीं करने दिया। उसने बोला इनकम को करने भी नहीं दूंगा। तो मैंने क्रेडिट क्या किया है? सर ओसीआई,
ये आपने पहली बार सुना होगा क्योंकि आपको इससे पहले इसका पता नहीं है। OCI क्या होता है? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जो आपके प्रॉफिट में नहीं जाती। अच्छा वैसे एक बात पूछता हूं तुम लोगों से, फोकस होकर बताना सोच के, सेल्स करते हो प्रॉफिट में जाती है? ऐसा है? अदर इनकम प्रॉफिट में जाती है? कोई डिविडेंड कमाऊंगा प्रॉफिट में जाता है? यस। और वो प्रॉफिट उड़ के कहां जाता है? रिटेन अर्निंग में जमा हो जाता है, जिससे आप डिविडेंड दे सकते हैं, जिससे आप, तो सही हम यहां पे लिखते हैं ना सर, जब आप प्रॉफिट कमाते हैं तो प्रॉफिट आपका अल्टीमेटली कहां जाता है? जल्दी बताओ। रिटेन अर्निंग में। और रिटेन अर्निंग से आप क्या देते हैं? डिविडेंड देते हैं। वेरी गुड। अच्छा मैंने कहा कि जो मेरा सरप्लस है पीपीई के ऊपर, क्या ये भी एक गेन है? पर वो कह रहा है इस गेन को प्रॉफिट में नहीं पार्क करना, इसके लिए अलग से प्रॉफिट खत्म होने के बाद, जब आपका प्रॉफिट आता है ना, उसके बाद एक अलग से लाइन आइटम खुलता है जिसका नाम होता है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। क्या नाम होता है? जिसको हम कहते हैं OCI। हमने कहा भाई इसको आप पार्क करेंगे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। मैंने कहा तो सर क्या ये रिटेन अर्निंग का पार्ट नहीं है? नहीं, आप बोलेंगे प्रॉफिट में नहीं गई तो रिटेन अर्निंग में कैसे जाएगी? ये प्रॉफिट के बाद आता है, जिसकी हेडिंग क्या होती है? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इसमें मैं डाल दूंगा 2 लाख रुपए, और ये 2 लाख रुपए उड़ के चले जाएंगे रिजर्व में, जिसका नाम होगा अदर रिजर्व। अब मैं आपसे पूछता हूं, मैंने आपको कैश फ्लो में कितना डिटेल में सिखाया है। आप एक सीखते हैं लगाए हुए पैसे, क्या वो शेयर कैपिटल और प्रीमियम होता है? लगाए हुए पैसे शेयर कैपिटल प्रीमियम होता है। और फिर कमाए हुए पैसे कहां आते हैं? रिटेन अर्निंग में। कमाए हुए पैसे कहां आते हैं? तो भाई ये भी तो कहीं ना कहीं जमा होंगे ना। रिटेन अर्निंग के बाद एक रिजर्व खुलेगा जिसका नाम क्या है? अदर रिजर्व। तो इस ये भी कमाई है, बट ये प्रॉफिट में नहीं जाती। अब आपका सवाल मुझसे ये होना चाहिए कि सर ये जो 2 लाख रुपए है, आपने कहा प्लांट हो गया डेबिट, ये रहा, और मैंने क्रेडिट इनकम की है, PNL किया है, या OCI? OCI। मैंने कहा इसको प्रॉफिट से अलग रखा है। अब इसकी वजह बताता हूं अलग क्यों रखा। भाई कंपनीज ने करना क्या शुरू किया, जो प्लांट खुद यूज कर रहे हैं, आखिर में देखा साल में फेयर वैल्यू ऊपर गई है, चलो भाई फेयर वैल्यू पे ले गए, सबका सब गेन आ गया। स्टैंडर्ड ने कहा भाई आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, ये आप खुद यूज कर रहे हैं, ये आप खुद यूज कर रहे हैं। अगर आप जो चीज खुद यूज कर रहे हैं उसको फेयर वैल्यू पे रखना चाहते हैं, बेशक रखें, हम आपको मना नहीं कर रहे, पर उस पे आने वाला गेन PNL में जाएगा या OCI में? ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, आपकी बिजनेस इनकम नहीं है। मुझे आप सोच के बताएं, क्या इस PP की वैल्यू से आपका कमाना मकसद था या इस PP को यूज करना मकसद था? भाई हमने जब पहली बार याद करो स्कोप सीखा था PPE का, याद है मैंने कहा था PPE में कौन से एसेट्स आते हैं जो आप खुद एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, एडमिन के लिए यूज करें, सेलिंग के लिए यूज करें। ऐसा है? मुझे बताओ जल्दी से, PPE के अंदर आपका उस प्लांट से, मशीनरी से क्या कमाना मकसद होता है? उसको यूज करना होता है, यूज करना होता है ना। तो भाई वो ये कह रहा है कि जिस एसेट को आप यूज कर रहे हैं उस एसेट को फेयर वैल्यू पे रखें, मैं आपको मना ही नहीं कर रहा, पर उस पे आने वाला गेन कहां जाएगा? OCI में। अच्छा फिर हमने बोला यार ये ज्यादती क्यों है, आप इसको प्रॉफिट में लेके क्यों नहीं जाने दे रहे? उसने बोला अगर प्रॉफिट में लेके जाओगे शेयर होल्डर डिविडेंड मांगेगा, तो क्या अपना बिजनेस बंद करके PP बेच के दोगे क्या? पहले बताओ, बात समझ आ रही है? तो ऐसे तो बिजनेस बंद हो जाएगा। भाई फॉर एग्जांपल शेयर होल्डर देखेगा वाह यार कितना ज्यादा पैसा आ रहा है हमारे पास, इतना सारा गेन है, तो जाहिर सी बात है यार अगर आज मैं अपने सारे एसेट्स को रीवैल्यू कर लूं, अपने iPad वगैरह को जो खरीदा था उसके मुकाबले में, तो अभी तो ज्यादा महंगा है। तो कहने का मतलब है जब मैं इन सारी चीजों को रीवैल्यू कर लूँ तो एक गेन आ जाएगा, और गेन नॉर्मल होगा या सब्सटेंशियल होगा? अच्छा वो सब्सटेंशियल गेन अगर किसी शेयर होल्डर को PNL में दिखेगा, वो क्या मांगेगा? ईयर एंड पे डिविडेंड मांगेगा। तो अगर वो ईयर एंड पे डिविडेंड मांगेगा तो डिविडेंड देने के लिए क्या मेरे पास पैसा होगा या मुझे एसेट्स बेचने होंगे? तो वो यही तो कह रहा है कि खुद जो एसेट यूज कर रहे हो उसके ऊपर जो भी रीवैल्यूएशन गेन होगा उसको आप PNL में नहीं लेके जाएंगे, कहां लेके जाएंगे? OCI में, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। आपसे कोई पूछे क्या ये प्रॉफिट का पार्ट है या प्रॉफिट के बाद है? अच्छा तो क्या ये जमा नहीं होता? होता है। कहां होता है? अदर रिजर्व में। बात समझ आती है? चलिए जी, हमने क्या क्या फिनोमेना सीखे जरा एक बार रिकैप कर लेते हैं। ये तो पहली एडजस्टमेंट है रिवैल्यूएशन की, सिर्फ समझाने के लिए वापस से। आप मुझे बताएं आज तक, एक रिकैप दे रहा हूं, आज तक हमने जो मॉडल चूज किया हुआ था वो था हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल।
हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल का मतलब ये था कि मैंने खरीदा, यूज किया, बच गया, खरीदा, यूज किया, बच गया। कितने पे बच गया था जल्दी बताओ? 4 लाख रुपए पे। 6 लाख की वैल्यू थी, मैं इस पे नहीं गया था क्योंकि मेरा मॉडल ही नहीं था, मैंने चूज किया था मैं उस पे ही रहूंगा। अब आ गए किस पे? रीवैल्यूएशन मॉडल पे। रीवैल्यूएशन मॉडल पे वो कहता है कि खरीदो, यूज करो और देखो कितने पे बच गया। एग्रीड? हमने क्या कहा था कितने पे बच गया था? 4 लाख रुपए। पर उसने कहा था रीवैल्यूएशन करने से पहले एक एडजस्टमेंट करनी है आपने। वो क्या है? अक्यूमुलेटेड को खत्म करें। अक्यूमुलेटेड को खत्म करें। अब मैं आपसे ये पूछता हूं, क्या मैंने अक्यूमुलेटेड को बेचने की वजह से खत्म किया या रीवैल्यूएशन की वजह से? अच्छा, अब मैंने अक्यूमुलेटेड को रीवैल्यूएशन की वजह से इसलिए खत्म किया क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं इसको जीरो नहीं करूंगा ये बार बार मेरी फेयर वैल्यू को कम करता रहेगा। हमने सिर्फ एक काम किया। अच्छा, आज तक तो हमने ये सीखा है ना, आप अक्यूमुलेटेड को तब निकालते हैं अपनी किताबों में से जब आप उसको बेचें। पर क्या आज उसको बेच रहा हूं या रीवैल्यू कर रहा हूं? तो मैंने सिंपल पता है क्या किया, इस अक्यूमुलेटेड को कॉस्ट अकाउंट में नेट कर दिया। देखो क्या लिखा हुआ है मैंने, एडजस्टमेंट अगेंस्ट कॉस्ट। वहां पे क्या लिखा हुआ है? एडजस्टमेंट अगेंस्ट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जी नहीं ना, तो डेप्रिसिएशन तो रिकॉर्ड होगा ना। देखो एक सवाल आया ऑनलाइन वालों को भी बताता हूँ कि सर हम फेयर वैल्यू पे डेप्रिसिएशन ही रिकॉर्ड ना करें। मेरा सवाल ये, क्या आपने इसको यूज नहीं किया? यूज किया ना, तो क्या वो यूजेज आपके पीएनएल में दिखना चाहिए? ये रहा। तो देखो मैंने क्या किया पता है, ये रहा, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। मैंने यूज तो किया है और अल्लाह की कसम मैंने इस एक्सपेंस को रिवर्स नहीं किया, उसके अक्यूमुलेटेड को रिवर्स किया है। और अक्यूमुलेटेड को रिवर्स करके खाली एसेट की कॉस्ट में नेट कर दिया। अच्छा, आप अगर ये एंट्री नहीं भी करते, एग्जांपल है, तो क्या आपका एसेट 4 लाख पे नहीं होता? होता ना। कॉस्ट 5 होती, अक्यूमुलेटेड 1 होता। कॉस्ट 5 होती, अक्यूमुलेटेड 1 होता। अक्यूमुलेटेड 1 होता 1 साल के यूज होने के बाद। तो हम कहते हैं वैसे भी 4 पे ही होता, अभी भी 4 पे ही है। फर्क कितना है कि मैंने उस अकाउंट को जीरो कर दिया हिसाब किताब सीधा रखने के लिए, कि अक्यूमुलेटेड जिससे नेट होना चाहिए असल में कर दिया मैंने, अलग अलग नहीं रखा। यहां तक क्लैरिटी है? पक्की बात है। अच्छा फिर मुझे बताएं, नेट करने के बाद कैरिंग अमाउंट कितनी हो गई? यहां से आपको दिख रही है ना, ये रही। नेट करने के अमाउंट बात कितनी हो गई है? 4 लाख रुपए। अच्छा अब इसको किस पे लेके जाना है? 6 पे। कितने का गेन पार्क करूं? तो आप याद करें, मैं आपको साथ साथ रिपोर्टिंग भी सिखा रहा हूं। जब आप ये कॉस्ट का अकाउंट बनाते थे, ओपनिंग में एडिशन आती थी या मैक्सिमम डिस्पोजल आता था? आज क्या आ रही है? एडजस्टमेंट अगेंस्ट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये कब होगा? जब रीवैल्यूएशन होगी। तो यहां पे मैं पता है क्या करूंगा, यहां पे लिखूंगा रीवैल्यूएशन सरप्लस बुक किया कहां पे? ओसीआई में। कितने का? आपका एसेट कितने पे आ गया? 6 लाख रुपए पे। आपका अक्यूमुलेटेड कितना है? 0। 0 क्यों हो गया? आपने। अच्छा आप तसव्वुर करें, अगर आप इसको 0 ना करते वो नेट हो जाता। तभी तो मैं कह रहा था आप पहले दिन पे ही उसको नेट कर दें, यानी इसको जब रीवैल्यू कर दें ताकि ये मामला ही खत्म हो जाए। तो वो सब सीखेंगे। अभी तो हमने क्या किया, बेसिक सीखा। पहले तो ये समझना था ना कि ओसीआई क्या है, गेन क्यों नहीं हो रहा, पीएनएल में क्यों नहीं जा रहा, क्या क्या करेंगे। तो कुछ स्टेप्स लिख लेते हैं, क्या कहते हो? सही जी, स्टेप्स लिख लेते हैं। पहला स्टेप, हमने क्या किया? एक्वायर्ड या कैपिटलाइज्ड पीपी एंड डेप्रिशिएटेड पीपी। दूसरा स्टेप 2 क्या किया हमने, जल्दी बताओ? नेटेड accumulated depreciation against cost। ये किया हमने। चलें जी, स्टेप 3, compared net carrying amount with फेयर वैल्यू। अच्छा नेट कैरिंग अमाउंट कितनी थी?
4 लाख, 4 लाख। नेट कैरिंग अमाउंट कितनी थी? 4 लाख। हमने कंपेयर किया, किससे कंपेयर किया? फेयर वैल्यू से। स्टेप क्या हो गया हमारा? 4, इंक्लूडेड गेन इन व्हाई नॉट P&L? ओवर स्टेट हो जाता और फिर उस पर शेयर होल्डर क्या मांग लेते? डिविडेंड। तो क्या पीपी को बेच के देते? अगर पीपी को बेच के देना था तो बिजनेस क्यों लगाया? ये तो वही बात हो गई ना, जो एसेट में लगाए पैसे वही वापस से एसेट बेच के घर ले गए। तो क्या ये जस्टिफाइड बात है? नहीं। तो इन्होंने कहा कि भाई सिंपल रखो, आप जो पीपी यूज कर रहे हैं ना उस पर आप उसको रीवैल्यूएशन पे रख सकते हैं, आपको मना नहीं है, पर शर्त ये है कि उसका गेन कहाँ जाएगा? ओसीआई में, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, जो प्रॉफिट के बाद आती है। कहाँ जमा होती है? नेट प्रॉफिट में ऐड नहीं होगी, गलत। नेट प्रॉफिट इज एल्स, वो चला गया। अच्छा यूं समझ लें, नेट प्रॉफिट का गुल्लक रिटेन अर्निंग है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव का गुल्लक अदर रिजर्व्स है। हम ये बोलते हैं अदर कमाई है, माना, पर अच्छा लॉजिकल बात बताना, ये जो मैं ओसीआई अदर रिजर्व में जमा कर रहा हूं ना, इससे भी मैं डिविडेंड दे सकता हूं, बताऊं कब? जब बेच दूंगा पीपी। क्लियर है? तो उस वक्त आपको स्टैंडर्ड कह रहा है कि अदर रिजर्व से निकाल के इसको कहां फेंक देना? रिटेन अर्निंग में। रिटेन अर्निंग में क्यों? अब क्यों फेंकने को बोल रहे? अब पैसे आ गए ना, बात समझ आ रही है? क्लियर है? चलिए जी कॉपी करें इसको जल्दी से, यहां तक के हिसाब किताब को। ऑनलाइन वालों क्लियर है? सर व्हाट इफ फेयर वैल्यू लेस देन हो, वो अभी सीखेंगे। पहले अभी हम ऊपर जाना सीखते हैं, फिर रिवर्स आना सीखेंगे। सही है ईशल? हाँ जी बच्चों जल्दी से बता दो ऑनलाइन वालों कि कॉन्सेप्चुअली दोनों बातें क्लियर हैं कि ओसीए में क्यों जा रहा है? हाँ, फेयर वैल्यू पे रखना, अपने एसेट को फेयर वैल्यू पे रखना। तो मैंने पहले ना इनको ये करके बताया कि हम आज तक क्या करते थे और अब क्या करेंगे। यानी आज तक हमारी एसेट की वैल्यू 4 पे आके रुक जाती थी, और फेयर वैल्यू जो भी होती थी मैं उसको कंसिडर ही, क्योंकि मेरा मॉडल था हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल। हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल का मतलब क्या है कि हिस्टोरिकली जितने का खरीदा यूज किया जो बच गया, यानी कॉस्ट में 5, अक्यूमुलेटेड में 1, नेट पे चलता रहेगा। अब हमने क्या किया, उसको उस पर रहने दिया, फेयर वैल्यू पे ले गए। तो फेयर वैल्यू पे ले गए तभी तो हमारा मॉडल कौन सा है? रीवैल्यूएशन मॉडल। ये मैंने अपने पहले लेक्चर में भी बताया था कि हम 2 तरीकों से एसेट को रखेंगे, तो आज हमने वो शुरू किया है। आप उस सवाल की बात कर रहे थे ना जो मैंने वो वाला सवाल दिया था जिसमें डिस्क्लोजर भी था और बोरिंग कॉस्ट भी थी। 80,000 की थी ना, एक ही सीधा सीधा आंसर आ गया था। 2 मिलियन की थी कॉस्ट और बोरिंग कॉस्ट 80,000 की आ रही थी। स्क्रॉल करूं? हाँ जी स्क्रॉल करूं?
ओके अहमद, सही करा देंगे। हाँ जी डन। ये अच्छे से कॉपी करना भाई समझने के लिए। हाँ जी डिस्क्लोजर हो गया। ये लाजमी लिख लें भाई, ये आपको काम आना है हर सवाल में। जब वन है कि एक्वायर करें, कैपिटलाइज करें पीपी और उसको डेप्रिशिएट करें, फिर जो भी उसका एक्यूमुलेटेड है उसको रिवर्स करें कॉस्ट के अगेंस्ट में, और फिर आप जो नेट कैरिंग अमाउंट बच जाती है उसको फेयर वैल्यू से कंपेयर करें, और उसके बाद गेन जो है वो ओसीआई में पार्क करें। यानी पीपीई तो डेबिट हो जाएगा, यानी यहाँ पे डिस्क्लोजर में ना वो पीपीई डेबिट हो रहा है, पर वो किसके अगेंस्ट में हो रहा है? ओसीआई। तो यहाँ पे अपने शेयर होल्डर को बता देंगे भाई मेरा पीपी इंक्रीज हुआ है, पर ये कोई गेन तुम पीएनएल में नहीं ढूंढना, कहाँ मिलेगा तुम्हें? ओसीआई में। लॉस भी होगा, अभी देखते हैं ना आगे। पहले मैंने कहा कि एक चीज फिक्स कर देना कि वाई नॉट पीएनएल, वाई ओसीआई, ओसीआई होता क्या है, तो उसमें 4 कॉन्सेप्ट थे एक साथ। हाँ जी डन, करें एक सवाल।
ये जी कंपनी ने परचेज किया इक्विपमेंट एट अ प्राइस ऑफ ₹800,000 ऑन January 1, 2023, हैविंग अ यूजफुल लाइफ ऑफ 10 years. On 31 दिसंबर 2023, फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट इज ₹840. तो आप मुझे बताएं कि जनरल एंट्रीज क्या बनेंगी और नोट बना के दें 1 साल का. पहले वो एंट्रीज भी बनानी है ना पूरा नोट के साथ. अच्छा, फेयर वैल्यू में चेंज करने लगा हूँ यहाँ पे बस. तो हम फेयर वैल्यू रख लेते हैं $810. फेयर वैल्यू से वो हम $810 रख लेते हैं यहाँ पे. जी हसीब पूछें. $90,000 का गेन आ रहा है. नहीं, वो सारे टैक्सेस ऐड होंगे हसीब तारिक जो कि नॉन रिफंडेबल हैं परचेज करते हुए, यानी जो आपको वापस नहीं मिल सकते गवर्नमेंट से, तो वो कॉस्ट का पार्ट बनते हैं. आप कह रहे हैं 90,000 का गेन आ रहा है. चलिए जी, आपने पहली एंट्री बनाई होगी January 1, 2023 पे. आपने इक्विपमेंट को किया होगा डेबिट और कैश को क्रेडिट. कितने से भाई? 8 लाख रुपए से. फिर आपने 31 दिसंबर 2023 पे आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बुक किया होगा और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. क्योंकि मैं एंट्रीज भी साथ साथ इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि एग्जामिनर किसी अटेम्प्ट में 16-17 नंबर की एंट्री पूछ लेता है कि 17 मार्क्स आप जनरल एंट्रीज बना के दें. सिंपल, पर वो सिंपल लग रही हैं आपको, अभी एक एक करके लाते हैं इसके अंदर. सही है, तो खैर वो भी हो जाएगा. मतलब इफ़ यू आर क्लियर विद द लॉजिक तो हो जाता है. खैर, हमने कहा कि भाई इसके ऊपर आपने इसको 80,000 रुपये डेप्रिशिएट किया और ये 80,000 रुपये ऐसे आया होगा भाई, 8 लाख रुपए को डिवाइड किया होगा आपने 10 सालों से. सही है जी. अच्छा, ये मैंने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बुक किया, यूजेज बुक किया, उसके अगेंस्ट में एक एक्यूमुलेटेड जमा हो गया. क्लियर है? अच्छा, अब वैसे मैं चलूं, हिसाब किताब रखूं, तो आपने कहा कि सर अगर आपने मुझसे सीखा है कि हम एक कॉस्ट अकाउंट बनाते हैं और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाते हैं. आप यहाँ पे बताएं इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है? 0. सर इसका भी ओपनिंग बैलेंस 0 है. एडिशन है भाई कितने की? 8 लाख रुपए की. यहाँ पे डेप्रिसिएशन
80,000। भाई यूजेज तो बुक होगा, यूज हुआ है, आपने यूज किया वो देखेगा, पर अब मैं क्या एक्सपेंस रिवर्स करूँ या अक्यूमुलेटेड? अक्यूमुलेटेड को रिवर्स बेचने के लिए कर रहा हूँ या नेट करने के लिए? नेट करने के लिए। तो हमने कहा यहां पे हम लिखेंगे एडजस्टेड अगेंस्ट कॉस्ट, कितना जी? तो सर ये तो जीरो हो गया, होना भी चाहिए सर, जीरो इसलिए होना चाहिए ना ताकि ये अगेन एंड अगेन वहां पे उसको रिड्यूस ना करे। चलें यहां पे क्या लिखें जी? एडजस्टेड अगेंस्ट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कितना जी? 80,000। ये वाली एंट्री करने के बाद यू नो द फैक्ट कि आपके एसेट की कैरिंग अमाउंट कितनी हो चुकी है, 720। अच्छा वैसे ही यहां पे से समझने के लिए लिखना चाह रहा हूं, अगर तुम लोग बता पाओ, क्या ये कैरिंग अमाउंट हिस्टोरिकल कॉस्ट है? पक्का? चलिए जी, आप कह रहे हैं तो मैं लिख रहा हूं यहां पे, ये है हमारी हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट, कि अगर कुछ भी नहीं होता तो इसी हिसाब से चल रहा होता। क्लियर है? चलिए जी, ये हो गई ये वाली बात। अच्छा इसकी फेयर वैल्यू कितनी है? आपने कहा सर 810 चल रही है, तो मैं इसको यहां से उठा के यहां ले आऊं? मैं कब नहीं लाता? अगर हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल होता, सीधी सी बात है। तो आपने कहा कि सर मैंने यहां पे कितने का OCI बुक किया? 90,000 का, ये आपके पास गेन आ गया जी। तो हमने कहा कि सर मैं यहां पे रीवैल्यूएशन सरप्लस बुक करूंगा, कितना जी? ये कितना आ गया? अच्छा अब टेक्निकली मजे की बात बताऊं, ये अकाउंट जो है ना आपका, अब कॉस्ट अकाउंट नहीं रहा, फेयर वैल्यू अकाउंट हो गया। क्लियर है? तो आज के बाद हम यूं कर लेंगे इसको, सिर्फ समझाने के लिए। तो आप आज तक तो कॉस्ट लिखते थे इसके ऊपर सर, तब कॉस्ट पे होता था ना, तो कॉस्ट वो छेड़ ही नहीं जाती थी। अब कॉस्ट को कॉस्ट रहने दिया, उसको फेयर वैल्यू पे ले गए, तो उसका अक्यूमुलेटेड कहाँ गया? नेट कर दिया। पहला साल क्लियर है? पक्की बात है। इसी को आओ कैरी फॉरवर्ड करते हैं अगले साल पे, जो कि थोड़ा सा ट्रिकी होगा, पर इंशाल्लाह कोप अप कर लेंगे हम। चलें जी, ये डिस्क्लोजर बना लिया था आप लोगों ने? चलें जी, अगले साल लेके चलते हैं। इसकी एंट्री क्या बनेगी अभी बना लेते हैं। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और इक्विपमेंट का कॉस्ट अकाउंट क्रेडिट। हाँ ना, अदरवाइज हाउ यू विल शो कि ये 80,000 कहाँ गया? आप ये बता रहे हैं कि ये 80 यहाँ नेट हो गया और मैंने अक्यूमुलेटेड क्या किया? खत्म कर दिया। देखो मैंने तो प्योर लॉजिक दी ना आपको, कि प्योर लॉजिक ये कि अगर 80 को रहने दूंगा ना, ये बार बार कम होता रहेगा, जो कि टेक्निकली गलत है। कि आप एसेट को फेयर वैल्यू पे लेके गए हो तो उसके यूजेज को खत्म कर दो ना। अच्छा यूजेज का खत्म मतलब ये नहीं है कि डेप्रिसिएशन रिवर्स हो गया, अक्यूमुलेटेड रिवर्स हुआ, यूजेज अपनी जगह प्रॉफिट में मौजूद है। क्लियर है? चलें जी आगे। हमने कहा हम आ गए नेक्स्ट ईयर। ये कौन सा साल है भाई? 2024। अच्छा मैं इसमें कुछ चीजें लिखूंगा यहाँ पे, आप लोगों ने यहाँ पे मेरे साथ हाँ या ना का जवाब देना है। सही है? ऑनलाइन वालों पहले आप कंफर्म करते हैं पहला साल क्लियर है? क्योंकि इसमें बड़ी कनेक्टिविटी है और खतरनाक तरीके की कनेक्टिविटी है। सही है जी? ओके, मैं ये प्रॉमिस कर रहा हूं कि ये बहुत आसान कर दूंगा, तो आपने सिर्फ फोकस बनाए रखना है। इधर मैंने ये कहा जी, यहां पे अब मैं ये हेडिंग डाल रहा हूं, कॉस्ट स्लैश, अब ये क्यों लिख रहा हूं भाई? अब आप फेयर वैल्यू लेके आ रहे हैं। अब मैं यहां पे आ गया अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे। आप खाली यहां पे सीन देखिए,
ओपनिंग बैलेंस 2024 और यहां पे भी लिखूंगा ओपनिंग बैलेंस, मुझे लगता है ये 0 है, सही लग रहा है? आप नहीं किया था, पक्की बात है। अच्छा यहां पे आ जाएगा 810। वैसे क्या आ रही होती है कॉस्ट, अब क्या आ रहा है? फेयर वैल्यू। एग्रीड? ये पूरी मैपिंग चला देंगे क्या चल रहा होगा पूरे अकाउंट्स में, कैसे चलती हैं चीजें। अच्छा जी, अब आप मुझे बताएं, मैं अज्यूम कर रहा हूं भाई आसानी के लिए, बना तो खिचड़ी बन जाएगी कॉन्सेप्ट की। हम यहां पे कह रहे हैं 0, हम यहां पे कह रहे हैं सिर्फ इस पे फोकस करते हैं, वो तो आता है ना मुझे, तो वो जब डालूंगा तो वो भी सीख जाएंगे साथ साथ इसके मिला के, इसको फिलहाल अलग रखते हैं, सही है? अच्छा भाई, अब मुझे बताओ ये जो आपके पास इक्विपमेंट मौजूद है कितने पे मौजूद है? तो सर ये 720 पे नहीं होना चाहिए था, तो वो कॉस्ट मॉडल पे होता। अब आप इसको किस पे ले आए? फेयर वैल्यू पे। अच्छा इसमें ना, इसमें एक और चीज भी है, मुझे ये पता है कि मेरे एसेट की जो फेयर वैल्यू ओपनिंग है, एक और चीज लिख रहा हूं अगर तुम पिक करो, ओपनिंग फेयर वैल्यू और कैरिंग अमाउंट दोनों सेम है। उसी पे कैरी हो रहा है ना भाई, आप 720 पे थे, आपने 90 का गेन बुक किया, ऐसा ही है, आप किस पे आ गए? 810 पे। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अब मेरी कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू बराबर है? कब तक बराबर नहीं होती? जब तक ये रीवैल्यू नहीं होती। रीवैल्यू ना होती तो किस पे होती? अब आप फेयर वैल्यू पे ले आए, तो कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू क्या हो गए? इक्वल। इस बात को समझ आ रही है बात वाली? क्लियर है? क्योंकि देखो आगे जाके जब मैं जार्गन यूज करूंगा, ये एग्जामिनर लिख के देगा ना कैरिंग अमाउंट इज इक्वल टू फेयर वैल्यू, इसका मतलब है आप उसको रीवैल्यू कर चुके हैं। अच्छा अब एक और बात पूछ रहा हूं, अगर तुम समझा पाओ बता पाओ, क्या हिस्टोरिकल कॉस्ट अलग है? अब हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी होती? 720। अच्छा यानी अब कैरिंग अमाउंट और हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट में फर्क हो गया। हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट का मतलब है वो अमाउंट जो इस एसेट की होती अगर ये एसेट कभी रीवैल्यू ना हुआ होता। तो अब हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट अलग है, कैरिंग अमाउंट अलग है, क्योंकि आप फेयर वैल्यू पे ले हैं। क्लियर है? चलें, हमने कहा मुझे लगता है, आपको नहीं पता लगता है नहीं लगता, मेरे पास सरप्लस का ओपनिंग बैलेंस ये पावर है ना? नहीं ना, यही तो सिखाना है, तभी तो मैं इतने प्यार प्यार से बच्चों की तरह एक 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 एक, एक करके कॉन्सेप्ट डाल रहा हूँ, तभी तो कॉम्प्लेक्स है। देखो एक तो तरीका है ना मैं स्पीड में ले जाऊँ, हम तो कह रहे हैं सुकून से सीखते हैं। भाई आपने 720 की चीज को 810 पे लाने के लिए क्या एंट्री बनाई थी? प्लान डेबिट। यहां पे देख लेते हैं ना, यहां पे आपने एंट्री नहीं बनाई ना सर, प्लान डेबिट यानी इक्विपमेंट है, सॉरी इक्विपमेंट डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, कितने से? मैं कह रहा हूं कि ये तो एसेट में चला गया ना, इक्विटी में तो ये पड़ा हुआ है, तो डेबिट तो आप देख रहे हो, उसका क्रेडिट कहां पड़ा हुआ है? सरप्लस में। भाई एग्जांपल है ना, आपने पीपी को तो बढ़ा दिया, पर इसका गेन कहां जमा हुआ था? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। अदर इनकम नहीं कहेंगे, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कहेंगे, और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कहां जाके जमा हो गई? रिजर्व में। तो मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूं कि इस साल के शुरू में रिजर्व कितना पड़ा हुआ है? 90,000 का। एसेट कितने का पड़ा हुआ है? अच्छा अब एक और टेक्निकल बात का जवाब दो, क्या दिस 810 इंक्लूड्स योर सरप्लस? यस, आप ही ने किया है ना, 90,000 से एसेट को बढ़ा दिया और सरप्लस में बुक कर लिया। यानी कहने का मतलब ये कि 8-10 के अंदर मेरा सरप्लस का बैलेंस शामिल है, हमने ही एंट्री बना के डाला हुआ है। क्लियर है? और यूं कह रहा हूं मैं कि 810 इंक्लूड्स इंक्रीमेंटल अमाउंट ऑफ ₹90,000। क्लियर हो गया? पक्की बात है? कोई कंफ्यूजन? ऑनलाइन वाले जल्दी से क्लैरिटी दे दो, ये बड़ी बेसिक बातें जो पता होनी चाहिए आगे जाने से पहले। हाँ जी जल्दी,
मैं साथ साथ रिपोर्टिंग को भी लेके चल रहा हूँ। चलें जी आगे। मैंने कहा सर अब हम इस साल इस एसेट को यूज करेंगे, पूरा साल ही करेंगे सर, बेचा नहीं है तो हमने कहा कि सर अब मैं निकालूंगा यहां पे क्या जी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। सही है। अच्छा मुझे जल्दी से ये बताएं कि आपके पास ओपनिंग फेयर वैल्यू कैरिंग अमाउंट कितनी है? ये सिखाना है। इतनी 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 बारीकियां हैं, आप पागल हो जाएंगे सोच के। सुने फोकस के साथ, मुझे एक बात बताएं, स्ट्रेट लाइन ही है अभी भी, मैं मानता हूं, सही है। आप अगर अपने एसेट की बेस सेम रखें ना, दैट इज 8 लाख रुपीस, तो आप कहते हैं 8 लाख रुपए 10 साल 80 हजार रुपए डेप्रिशिएट होता रहता, सही है, स्ट्रेट लाइन। पर आपने क्या अपने एसेट की बेस सेम रखी, चेंज कर दी ना। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये 8-10 मुझे रिमेनिंग सालों पे फायदा देगा। अगर इसको मैं 10 से डिवाइड करूंगा ना, तो इसमें से जो पिछला वाला हिसाब किताब है वापस डेप्रिशिएट हो जाएगा। नहीं है ये बात समझ? तो हमने क्या सीखा, मतलब रट्टा लगाने से अच्छा ये सीख लो कि जब भी आपके एसेट की बेस चेंज होगी, आप उसको रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड करेंगे। क्लियर है? क्योंकि देखो ना भाई, तुम मुझे खुद बताओ, क्या ये 8-10 आपको 10 साल फायदा देगा या बचे कुछ साल? तो ये हमने जो यहां पे रखा है ना, वो रिमेनिंग लाइफ है। एग्री हो गया जी? ये आ गया। अच्छा अब मुझे बताएं जल्दी से कि इसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आता है? 90,000 आता है। चलें जी भाई, 90,000 आ गया हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। अच्छा अगर ये रीवैल्यू नहीं हुआ होता ना, तो आप उसी 8 लाख रुपए को 10 से डिवाइड करते रहते, ऐसा ही है ना? अच्छा नहीं 8 लाख को भी 10 से ही करते। सुनो, 9 से पता है 7-20 होता। आप एक काम करें, 7,20,000 को 9 से डिवाइड करें, 7,20,000 को, तब भी 80 आएगा। आता है? यही आ रहा है ना भाई, 7,20,000 को करेंगे तब भी कितना आएगा? 80 आएगा। अच्छा यूं करें, 640 को करें 8 से, 640 को 8 से करें, वही आ रहा है ना। ये स्ट्रेट लाइन है। हम क्या सीख रहे हैं कि भाई अभी भी स्ट्रेट लाइन है, पर एसेट की बेस चेंज हो चुकी है। क्योंकि देखो अगर आप एसेट की बेस चेंज करते हो ना, मैं आपको सिर्फ लॉजिक दे रहा हूं, मैं रट्टा नहीं लगवा रहा, जब भी एसेट की बेस चेंज करोगे ना, रिमेनिंग से डिवाइड करना। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर कॉस्ट मॉडल पे ही होते हैं तो हम क्या करते हैं, 8 लाख को 10 से डिवाइड करते हो और चलाते रहते हो उसको ऐसे ही। हम कहते हैं कौन इस चीज में बॉदर करे। अच्छा क्योंकि देखो एक से ज्यादा एसेट्स होते हैं, याद है कि कॉस्ट में तो एक से ज्यादा एसेट्स होंगे ना, तो हमें हर किसी की अलग अलग लाइफ तो नहीं पता होती कितना चल चुका है क्या। हम क्या करते हैं, कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं। पर फेयर वैल्यू के केस में आपने ख्याल रखना है कि फेयर वैल्यू ऑफ एसेट जो भी होगी उसको आप रख के रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड करेंगे। क्योंकि अगर अज्यूम करो, मैंने कॉस्ट वाला सवाल आपको करवाया है, उसमें 50 एसेट आ रहे हैं कॉस्ट में, और अक्यूमुलेटेड तो सबका अलग अलग होगा ना, कोई 3 साल पहले, कोई 4 साल पहले, कोई 5 साल पहले, कोई 6 साल पहले। तो क्या अलग अलग लाइफ से डिवाइड करते फिरोगे? नहीं, वो कब करोगे जब अलग अलग कैरिंग अमाउंट पता हो। हम क्या करते हैं, सिंपल कॉस्ट से डिवाइड कर लेते हैं, आंसर तो वही आता है। फेयर वैल्यू के केस में तो मुझे पता है ना, इसकी कॉस्ट तो है ही नहीं, क्योंकि कॉस्ट तो मैंने भूल गया। अब मैं किस पे आ चुका हूं, फेयर वैल्यू पे। तो मुझे यहां पे जो लाइफ रखनी है वो ओरिजिनल रखनी है, रिमेनिंग तो वही आ गई। क्लियर है? चलें जी, आप इसकी एंट्री क्या बनाएंगे ये भी बता दें। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने से भाई? 90,000 से। चलें, हमने कहा सर हम यहां पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 90,000 का बुक कर लेंगे। पहले बताओ डेप्रिसिएशन की कहानी क्लियर है अगले साल की? पक्की बात है? ऑनलाइन में तो जल्दी बताओ, क्लियर है प्लीज जल्दी। डेप्रिसिएशन क्लियर होना चाहिए पहले। अब इसके आगे की बात करते हैं, प्लीज सुनना। अच्छा भाई, अब यहां पे एक पंगा है। पंगा क्या, जरा वो सीख लेते हैं।
शेयर होल्डर कह रहा है मुझे आप एक बात बताएं, कौन कह रहा है? शेयर होल्डर। ये बड़ी क्रिटिकल बात है, इतनी सी भी बात में कंफ्यूजन है ना, हाथ क्या तुम लोगों ने पूछना है। शेयर होल्डर कह रहा है भाईजान एक मिनट, मुझे आप एक बात बताएं, इस पीपी के अंदर ना एक तो सरप्लस छुपा हुआ है, ऐसा ही है? अच्छा, एक जो सरप्लस छुपा हुआ है ना इस पीपी के अंदर, वो था 90,000 रुपए का, और उसने कहा इसी के अंदर ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट है जिसको हम कहते हैं HCA, है ना कुछ ऐसा, कि ये एसेट अगर कभी रीवैल्यू ना हुआ होता तो वो है 720। एग्रीड? ये पूरी समझाने के लिए तुम्हें कर रहा हूं। शेयर होल्डर ने कहा कि भाई आपने जो 8-10 को डिवाइड किया है ना, इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक सरप्लस और एक ओरिजिनल। साथ साथ बोलेंगे, एक और एक ओरिजिनल। हमने कहा कि भाई आप ओरिजिनल को अगर 9 ईयर्स से डिवाइड करते हैं तो आपका डेप्रिसिएशन आता है 80,000। आप मेरे इंक्रीमेंटल वाले अमाउंट को 9 से डिवाइड करते हैं तो डेप्रिसिएशन आता है 10,000। कुल मिला के 90। यही बुक किया है, यही बुक किया है। ज्यादा किस वजह से बुक किया है? सरप्लस की वजह से, जो पीपी में जाके चिपक गया था। पीपी डेबिट सरप्लस क्रेडिट, यही हुआ था ना। शेयर होल्डर एक मासूम सी शक्ल बना के कह रहा है मुझे बताओ क्या ज्यादती की मेरे साथ तुमने, गेन तुम पीएनएल में लेके जाने नहीं दे रहे। नहीं आ रही है ना बात समझ? गेन तुम पीएनएल में लेके एक्सपेंस जा रहा है। अच्छा, एक्सपेंस पूरा 90 जा रहा है या 90 का स्प्रेड हो रहा है? 90 का स्प्रेड हो रहा है ना। नहीं, वो 10,000 डेप्रिसिएशन की बात कर रहा हूं। देखो वापस से, आपने 90,000 का गेन बुक किया था पीएनएल ओसीआई में पिछले साल, हम पिछले साल की बात कर रहे हैं। शेयर होल्डर ने कहा चलो सही है भाई, आपकी लॉजिक मानते हैं हम कि आप वो तो हम बिजनेस में यूज कर रहे हैं ना, उसका गेन तो हम नहीं लेके जा सकते पीएनएल में। हमारा उस प्रॉपर्टी से कमाना, अगर ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होती तो पीएनएल में जाता। वो तो गलत खतर कहानी अलग है वो, क्योंकि वो कमाना ही प्रॉपर्टी से, यहाँ पे प्रॉपर्टी से कमा रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ, दो अलग अलग बातें हैं। खैर, हमने कहा सही है भाई, तुम्हारी मान के हम ओसीआई में ले गए। तुम लोगों ने मुझे बताया ओसीआई में सरप्लस कितने का पड़ा हुआ है? 90,000 का। क्लियर है? हमने कहा अच्छा फिर ये 90,000 तुम्हारी कॉस्ट में भी शामिल है। क्या यही 90,000 इंक्रीमेंटल जो है ज्यादा डेप्रिशिएट होगा? कितने साल? 9 साल। 9 साल। कितना ज्यादा डेप्रिसिएशन आया? 10,000 रुपए का। कितने का? 10,000 रुपए का। शेयर होल्डर कह रहा है ये तो भाई ज्यादती है, आप मुझे गेन कह रहे हैं, कहां ले जाएं? ओसीआई में। वही गेन मेरे पीपी में चिपका हुआ है और उसी को आप ज्यादा डेप्रिशिएट करवा रहे हैं। तो हमने कहा कि भाई हमने तो आपको नहीं कहा कि आप इसको रीवैल्यू करो, आप यूजेज तो असल दिखाएंगे ना। यूजेज तो आपकी किताबों में एसेट कितने का था? 8-10 का। यूज भी कितना होगा? 8-10, जिसके अंदर सरप्लस शामिल है, जिसके अंदर सरप्लस शामिल है, सरप्लस का अमाउंट शामिल है। एग्रीड? तो शेयर होल्डर कह रहा है यार ये ज्यादती है, ये तो वो यूजेज है जो कि जाहिर सी बात है इंक्रीमेंटल है, आप इसकी कोई कंपनसेशन दे। उसने बोला चलो मान लिया कि आप सही कह रहे हैं, आपका यूज तो कितना हुआ है? 90,000। इसके अंदर ज्यादा कितना है? 10,000। ज्यादा कितना है? किसकी वजह से? सरप्लस की वजह से। तो हमने कहा कि सर एक काम करते हैं, शेयर होल्डर को हमने कहा कि भाई हम आपके हल निकालते हैं आपके लिए, आपका मसला हम समझ गए। हमने कहा हम यहां पे एक रीवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट बनाते हैं। ओपनिंग बैलेंस 2024 का कितना है? वेरी गुड। शेयर होल्डर को कहा गया कि भाईजान हम आपके इशू को समझ गए, आपका जितना भी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है, कौन सा डेप्रिसिएशन? अच्छा, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन क्या इस 90,000 की वजह से आया था? यही आपकी कॉस्ट में छुपा हुआ है। तो वो कितना बन गया? 10,000। वो कह रहा है इसको आप रिटेन अर्निंग में फेंक दें, इससे आपका डिविडेंड कंपनसेट हो जाएगा। आप मुझे बताएं आपने कितना ज्यादा एक्सपेंस बुक किया है? 10,000 रुपए का। क्या एक्सपेंस बुक होना नहीं चाहिए था? होना चाहिए था, क्योंकि आपका पीपी उतने का है। पर वो सवाल ये है, शेयर होल्डर ये कह रहा है भाई ये तो इंक्रीमेंटल गेन का यूजेज है ना, असल यूजेज तो नहीं है। तो जिस वजह से ये गेन आया था
और जिस वजह से ये डेप्रिसिएशन आया था उसी वजह से उसको कंपनसेट कर दो। तो मैंने क्या कहा कि सरप्लस का बैलेंस कितना है मेरे पास 90,000, इसको मैंने रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड किया, क्या 10,000 पे मुझे इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन मिल गया। मैं यहां पे क्या एंट्री बनाऊंगा पता है, मैं बोलूंगा मैंने अपने रीवैल्यूएशन सरप्लस को खत्म कर दिया कितने से। तो अब ये क्यों खत्म किया, आप बोलेंगे कंपनसेट करने के लिए। किसके लिए, कंपनसेट करने के लिए। और मैंने इसको कहां फेंक दिया, अच्छा क्या ये प्रॉफिट में फेंक रहा हूं या डायरेक्टली रिटेन अर्निंग में, यानी इसको हम कहते हैं कि इक्विटी से इक्विटी में मूव हो रहा है। कहां से कहां मूव हो रहा है भाई, इक्विटी से इक्विटी में 10,000। नहीं अभी वही तो सिखा रहा हूं, देखो एक्सपेंस तो मना ही नहीं कर रहा मैं, वापस से रिकैप कर लेते हैं। एसेट आपने खरीदा 8 लाख रुपए का, यूज किया 80 का, बचा कितना 720। 720 की चीज को किस पे ले गए 810 पे, गेन कितने का आया 90। क्या ये 90 का गेन ओसीआई में है, रिजर्व में पड़ा हुआ है, और यही 90 का गेन डेबिट में पीपी में पड़ा हुआ है। अब यही 90 डेप्रिशिएट होगा, हाँ या नहीं, पीपी के साथ, क्लियर है। पीपी के साथ आपने 720 को तो डेप्रिशिएट किया ही किया, साथ साथ सरप्लस को भी कर दिया जो डेबिट में पड़ा हुआ है। अच्छा आपके पास ज्यादा डेप्रिसिएशन कितना आया 10,000, किस वजह से, सरप्लस की वजह से। शेयर होल्डर कह रहा है मैंने मान लिया मेरा यूजेज है, एक्सपेंस बुक कर लिया उसने, इंसानों की तरह एक्सपेंस बुक कर लिया, पर यही एक्सपेंस जो 10,000 रुपए का ज्यादा आया, क्या ये रिटेन अर्निंग में चला गया प्रॉफिट के जरिए। तो रिटेन अर्निंग कितने से कम हो गई 10,000 रुपए से, ज्यादा कितने से कम हुई 10,000 रुपए से, जो कि नाजायज बात है। देखो लगाए हुए पैसे होते ना 720 पे डेप्रिसिएशन बनता, क्या ये 720 पे डेप्रिसिएशन बन रहा है, ये ओवर एंड अबव पे भी, ओवर एंड अबव पे भी। तो मुझे बताओ ओवर एंड अबव कितना था 90 जिस पे जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है वो कितनी है 10,000। शेयर होल्डर को ये कहा गया जिस वजह से ये ज्यादा डेप्रिसिएशन आया ना, उसी वजह से आप वहां से ट्रांसफर करके रिटेन अर्निंग में उसका इंपैक्ट ले लो ताकि आपका इंपैक्ट जीरो हो जाए। इससे क्या डेप्रिसिएशन रिवर्स हो गया या रिटेन अर्निंग में कंपनसेशन है, रिटेन अर्निंग में कंपनसेशन है, डेप्रिसिएशन रिवर्स नहीं। आप आवाम को, माशरे को यही बता रहे हो कि 8,10,000 की चीज यूज हुई है, ओसीआई 80 पे आ गया। अच्छा ये पता है क्यों रखा हुआ है, अब तो ये हर साल होगा ना, अगले साल फिर 10 का ज्यादा आएगा, फिर कंपनसेट करोगे, फिर कंपनसेट करोगे, फिर कंपनसेट करोगे, आगे जाते 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 क्या हो जाएगा जीरो। रीवैल्यूएशन लगाने की जरूरत ये कि आज ही मैं बेचूं ना तो जो मेरा गेन आएगा वो ज्यादा आएगा, और वो गेन फिर मैं यहां से, देखो अब दो चीजें हैं, कंपनसेशन दो तरीके से होती है, या तो आप उसको यूज करेंगे या तो आप उसको बेचेंगे। अगर आप बेच देते तब भी आप इसको रिटेन अर्निंग में डालते, यहां से निकाल के कहां फेंक देते, और रिटेन अर्निंग में क्यों फेंकते, क्योंकि पैसे आ गए, अब मैं डिविडेंड दे सकता हूं, एग्रीड। एक मिनट पहले ये तो कंप्लीट कर लें, फिर मुझे बताओ अब मैं क्या कह रहा हूं। अब मैं कह रहा हूं कि यार सही है, अच्छा मैंने लगाए पैसे कितने थे 8 लाख रुपए, अगर 8 लाख रुपए जो असल लगाए हुए पैसे हैं उसका यूजेज मेरे पीएनएल में दिखना चाहिए। तो शेयर होल्डर क्या कहेगा, शेयर होल्डर देखो पीपी खरीदा था तो पीपी तो शेयर होल्डर के पैसे से ही खरीदा है ना, इस बात को मानते हो। शेयर होल्डर के रिसोर्सेज कितने यूज हुए थे जल्दी बताओ, 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए यूज होते 80-80 हजार रुपए हर साल, एग्रीड। 80-80 हजार रुपए क्या यूज होते हर साल। तो शेयर होल्डर को मैं कहता भाई तेरे लगाए हुए पैसे में इतना खर्चा हो रहा है, अब शेयर होल्डर को मैं कह रहा हूं तुम्हारे लगाए हुए पैसे में प्लस सरप्लस में इतना खर्चा हो रहा है। तो शेयर होल्डर कह रहा है भाई ये जो सरप्लस है ये मैंने लगाया नहीं है, ये तो तुम्हारी मस्ती है कि तुम उसको किस पे ले गए हो, फेयर वैल्यू पे। बात समझना, तुम इसको किस पे ले गए हो, फेयर वैल्यू पे। तो वो कह रहा है कि भाई जब तुम एक्सेसिव फेयर वैल्यू पे ले गए हो, जो कितना अमाउंट बनता है 90,000 रुपए, तो तुम ये कह रहे हो ये मेरा यूजेज है। मैंने बोला चलो मैंने मान लिया यूजेज है, पर इससे मेरी इक्विटी तो खराब नहीं करो ना, क्योंकि ये पैसे कभी मैंने लगाए ही नहीं थे। ये इंक्रीमेंट आया किस वजह से, फेयर वैल्यू की वजह से, सरप्लस की वजह से। तो उसने कहा कि सही है, एग्रीड, जिस वजह से ज्यादा आया ना उसी वजह से जितना ज्यादा आया है उतना हिस्सा आप कंपनसेट कर लें, कहां फेंक दें, रिटेन अर्निंग में। क्यों, क्योंकि वो शेयर होल्डर के रिसोर्सेज यूज ही नहीं हुए। आपसे कोई भी पूछे शेयर होल्डर का असल पैसा कितना लगा था 8 लाख रुपए, फिर बचता 720, फिर बचता 640, और ऐसे एंड सो ऑन ये कम होता रहता। शेयर होल्डर कह रहा है उसकी हिट लेने को मैं तैयार हूं, उससे मेरा रिटेन अर्निंग कम करो, मुझे कोई मसला
नहीं है, क्योंकि वो असल यूजेज है, असल खर्चा है। भाई रिटेन अर्निंग में शेयर होल्डर की कमाई होती है ना, हाँ या नहीं? लॉजिकल बात करते हैं, शेयर होल्डर की कमाई होती है, तो शेयर होल्डर के पैसे कितने यूज हुए थे? 8 लाख रुपए। हर साल उसमें कमी कितनी होनी चाहिए? 80,000 रुपए। हम कितनी कर रहे हैं? 90। तो शेयर होल्डर कह रहा है ये तो नाजायज है ना यार, मेरे यूजेज के 80 बताओ, तो मेरे रिटेन अर्निंग में मेरे गुल्लक पे 80 का हिट आना चाहिए। तो मैंने कहा यार गुस्से वाली बात ही नहीं है, जिस वजह से आपकी रिटेन अर्निंग कम हो रही है, हम उसी वजह से उसको क्या कर रहे हैं? कंपनसेट। क्या मैंने यहां से निकाल के 10 फेंक दिया? क्लियर है? अब बताओ क्या ये लॉजिक समझ आई कि उसके रिटेन अर्निंग में मैं उसको कंपनसेट कर रहा हूं कि आपके जितने पैसे यूज हुए थे आपकी रिटेन अर्निंग में सिर्फ उतने की आएगी, उसके ऊपर की हिट नहीं आएगी। वो कहां से कंपनसेट हो रही है? सरप्लस से। कहां से कंपनसेट हो रही है? सरप्लस से। और सरप्लस से होनी भी चाहिए, क्योंकि ज्यादा डेप्रिसिएशन आया भी किस वजह से था? सरप्लस की वजह से। ये देख लेते हैं, आखिरी बात ताकि कंक्लूड हो जाए। जल्दी से बताओ ऑनलाइन वालों आप सब, क्या 810 इंक्लूड्स 90,000? हाउ मच इंक्रीमेंटल? 90। क्या 810 में 90 शामिल है तो ये डेप्रिशिएट भी होगा नॉर्मली या इंक्रीमेंटल? तो आपने ये देखा ना यहाँ पे कि 90 जब इंक्रीमेंटल डेप्रिशिएट हुआ तो उसमें ज्यादा डेप्रिसिएशन कितना आया? 10 का। अब आपसे मैं पूछता हूं, क्या शेयर होल्डर के असल लगाए हुए पैसे 8 लाख थे, उस पे यूजुअल डेप्रिसिएशन 80 का होना चाहिए, कितने का आ गया? 90 का। क्या उसकी रिटेन अर्निंग उसके गुल्लक पे 10,000 रुपए की ज्यादा की हिट आ गई, जबकि वो इसको रिसोर्सेज यूज ही नहीं हुए? ये तो इंक्रीमेंटल है। तो क्या उसको कंपनसेट करने के लिए मैं वही हिस्सा निकाल के कहां से कहां ट्रांसफर कर दूं? ओसीआई से, यानी रिजर्व से रिटेन अर्निंग, रिजर्व से रिटेन अर्निंग। अब मैं शेयर होल्डर को बोल रहा हूं एग्री, हम बात समझ गए, आपके 8 लाख रुपए लगे थे, आपके रिसोर्सेज में, आपके लगाए हुए या कमाए हुए पैसे में जो रिसोर्सेज में कमी होनी चाहिए 80 की होनी चाहिए, क्योंकि आपके पैसे 80 तक यूज हुए। तो वो कह रहा है जब इंक्रीमेंटल मैंने लगाया ही नहीं है, इस बात को लॉजिकली समझना, वो क्या कह रहा है? जब इंक्रीमेंटल मैंने लगाया ही नहीं है तो मेरी रिटेन अर्निंग में हिट क्यों आ रही है उसकी? क्योंकि आपने रीवैल्यू किया हुआ है। तो उसने कहा सही है, हम बात समझ गए, हम उसी हिस्से को निकाल के आपके रिटेन अर्निंग में कंपनसेट कर देते हैं। क्लियर है? अच्छा, व्हाट इफ शेयर होल्डर बोले इसको बेचो और मुझे पैसे निकाल के दो, तो एक तो आपकी नॉर्मल कैरिंग अमाउंट की रिकवरी होगी और एक ये इंक्रीमेंटल की होगी। अब ये इंक्रीमेंटल कमा लिए असल में, इसको निकाल के कहां फेंक देंगे? रिटेन अर्निंग में। पर वो अभी डिस्पोजल हमने सीखा नहीं है, अभी तो हम सिर्फ ये सीख रहे हैं कि यूज हो रहा है तो उस पर क्या इंपैक्ट आ रहा है। अब बात क्लियर हो गई? अब पूछो सवाल। हाँ, मुझे आप बात बताएं, मैंने आपको पहली क्लास में आते क्या बात सिखाई थी? यही बताई थी ना कि कुछ एंटिटीज ऐसी होंगी। भाई सवाल ये था इनका, ऑनलाइन वालों बता देता हूँ कि सर इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में जा ही क्यों रहे हैं। तो मैंने आपको 2 बातें बताई थी। पहली आते ही देखो ये क्लियर किया था मैंने, दोनों का फर्क। मैंने आपको क्या बात बताया था कि कॉस्ट कंज्यूमिंग हेक्टिक एक्सरसाइज होती है, जो इसको अवॉइड करना चाहता है यहाँ रहता है, और जिसको मस्ती है कि मैं फिर भी करूंगा तो वहां चला जाता है। क्योंकि देखो ऑर्गेनाइजेशन में सॉफ्टवेयर लगे हुए होते हैं, ये तो तुम एक एसिड में इतना पंचायत कर रहे हो, टेंशन में आ रहे हो, मैं तो ऐसी हजारों चीजें देखता हूँ दिन में। तो हमारे पास तो एक्सेल के मॉडल्स होते हैं, टकाटक, हमारी तो आदत होती है ना, अभी तुम भी फ्लुएंट हो जाओगे। तो एक क्या ऐसे हजारों एसेट ले आओ, पूरी हजारों की वैल्यूएशन हो जाती है। पर कहने का मतलब ये उसके लिए कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटीज, वैल्यूएशन ये सब चाहिए होती है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन ये बियर करने को तैयार है उधर चली जाएगी, जो ऑर्गेनाइजेशन नहीं बियर करने को तैयार वो इधर आ जाएगी। क्लियर है? चलें जी। और चलो एक और चीज भी सिखा देता हूं तुम्हें नॉलेज के लिए। जब कभी कंपनी को लोन चाहिए होता है ना बैंक से, तो अपने एसेट्स को रीवैल्यू कर लेती है। क्यों? असल वैल्यू बताए ना, हिस्टोरिकल कॉस्ट तो अलग है और फेयर वैल्यू अलग है, तो वो रीवैल्यू कर लेती है। वो बोलती है भाई असल में ये है। बात समझ आई? तो उसके पीछे मल्टीपल वजूहात होती हैं। हाँ, तो वो उसकी वजह होती है ना, बिला वजह नहीं बढ़ाते, कोई वजह यही है जो मैंने आपको सिखाई। क्लियर है? अच्छा, पहले सब बातें साइड में, पहले बताओ डेप्रिसिएशन क्लियर है 90,000 का, और इस 90,000 में इंक्रीमेंटल कितना है? क्या मैं, प्लीज सुनना, क्या मैं यहां पे 10,000 रुपए का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिवर्स कर रहा हूं? अक्यूमुलेटेड भी नहीं कर रहा, वेरी रॉन्ग। हम सरप्लस को रिवर्स कर रहे हैं और कहां फेंक रहे हैं? इस पूरी एंट्री का डेप्रिसिएशन से कोई ताल्लुक ही नहीं है। हाँ, सिर्फ मुझे यह पता है कि डेप्रिसिएशन में 10,000 ज्यादा है, एग्रीड,
ऑनलाइन वाले जल्दी बताओ, एग्रीड है यहाँ तक, जल्दी बताओ प्लीज क्लैरिटी के साथ। अब आपके पास सरप्लस का बैलेंस कितना बच गया? 80,000। तो कम कैसे हो गया? क्योंकि हमने उस यूजेज को कंपनसेट कर दिया, और करना भी चाहिए। क्लियर है? चलें, अब मैंने कहा सर इस पूरी एंट्री के बाद आपको एसेट फिर फेयर वैल्यू पे लेके जाना है, हाँ या नहीं? अभी तो गेम यहाँ है ना, अब एसेट को वापस किस पे लेके जाओगे? फेयर वैल्यू पे। उसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है, आप अक्यूमुलेटेड को नेट कर दें, क्योंकि हमने रिटेन में कंपनसेट किया, बिल्कुल ऐसा ही है। आप यहाँ पे एक काम करें ना सर, हमने तो आपको स्टेप सिखाए हुए हैं। अभी पता है, उसको मैं एक समरी में बंद करूँ, आपने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ समझने के लिए थोड़ी सी लंबी हुई है। आपने सिर्फ एसेट को डेप्रिशिएट किया रिमेनिंग लाइफ पे और इंक्रीमेंटल को ट्रांसफर किया, बस, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं किया। दो तो चीज़ें की हैं यार, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं किया। सिंपल क्या किया बताओ? पहली डेप्रिशिएट किया और आप बोलेंगे इंक्रीमेंटल ट्रांसफर किया, साथ साथ डेप्रिशिएट किया और इंक्रीमेंटल ट्रांसफर किया। कहाँ से? सरप्लस से। कहाँ पे? रिटेन अर्निंग में। खत्म हो गई बात रिमेनिंग लाइफ पे। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, सिर्फ समझने की देर। आ जाओ जी। अब हमने कहा कि सर वापस से वही प्रोसीजर, क्या लिख रहा हूं मैं? फेयर वैल्यूएशन होगी ना वापस से। इसको मैंने क्या किया? जीरो कर दिया। यूज तो इतना हुआ था ना। अच्छा देखो, अब दो बातें हुई, एक तो 90,000 का यूज हुआ, अक्यूमुलेटेड में जमा हो गया, यूजेज असल आ गया। इस यूजेज का इंपैक्ट रिटेन अर्निंग में गया, क्या उसको कंपनसेट कर दिया? कहां से कर दिया? सरप्लस से। एग्रीड? वो अपना कहानी चल रही है। अब मैंने कहा कि वापस एसेट किस पे लेके जाओ? फेयर वैल्यू पे। तो अक्यूमुलेटेड खत्म कर दो, वही किया मैंने। यहां पे आ जाओ जी। हमने कहा सर यहां पे मैं लिख रहा हूं एडजस्टमेंट अगेंस्ट अक्यूमुलेटेड कितना जी? 90,000। अच्छा, इसको अगर इसमें नेट कर दूं तो कैरिंग अमाउंट कितनी आती है? मैं यहां पे लिख लेता हूं अपनी याद दहानी के लिए कि कैरिंग अमाउंट एट 31 दिसंबर 2024 कितना बोला आपने? 720। यही आ गया ना नेट करने के बाद। अच्छा, अब इसको वापस किस पे लेके जाएं? फेयर वैल्यू पे। हम तसव्वुर कर रहे हैं सिर्फ समझने के लिए कि आपकी जो अच्छा, अब इसके बाद लाइफ कितनी रह जाएगी इसकी? 8 ईयर्स ना। तो हम ऐसा कोई आंकड़ा बनाते हैं इसमें राउंडिंग ऑफ का फर्क नहीं है। अच्छा जी, तो हमने कहा सर ये आ रहा है 960। कितना आ रहा है? 960। क्या यहां से उठा के यहां लेके जाओगे? कितना आता है? 240। अच्छा, इसकी एंट्री आप लोगों को तो मुझसे बेहतर पता है, तो इसकी एंट्री आप ये बनाएंगे इक्विपमेंट और रीवैल्यूएशन सरप्लस या ओसीआई क्रेडिट। कितने से? 240 से। ये फिर गेन हो गया आपको यूज होने के बाद। यूज कितना हुआ था जल्दी बताओ? 90। वेरी गुड। यूज कितना हुआ था? 90। तो क्या आपने यूजेज 90 का नहीं बुक किया था? बिल्कुल बुक किया था। और फिर एक्यूमुलेटेड को आपने कहा चलो भाई पूरा यूज हो गया, अब एसेट की कॉस्ट में नेट कर दो या फेयर वैल्यू में नेट कर दो। क्लियर है? अब आपने कहा नेट कितना बचा? 720। अब 720 से फिर कंपेयर कर रहे हैं किसको? फेयर वैल्यू को। कितनी आ रही है? 960। गेन कितने का? 240 का। तो वो जो ज्यादा यूज हुआ था उसको कहां कंपनसेट किया? रिटेन अर्निंग। वो पहले ही कर चुके हैं, वो अलग है, वो वहां से किया था, बट दैट्स इट। ये था हिसाब किताब। चलें, अब एक मजे की बात मुझे समझा दो यहां पे ताकि हम कंक्लूड करें इसको। सही है? मुझे एक बात बताओ, क्या मैं यहां पे इधर रीवैल्यूएशन सरप्लस ओसीआई बुक करूं? कितने का बच्चों? 240 का। ये कितना आ गया? 960। तो सर इसको आपका जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो रिड्यूस नहीं करेगा? वो पहले ही जीरो हो चुका है, वो पहले ही जीरो हो चुका है। और मुझे मजे की एक और बात बताओ,
क्या मैं यहां पे सरप्लस को बढ़ा दूं? कितने से? 240 से बढ़ाऊंगा ना, एंट्री तो 240 से करूंगा ना, क्लोजिंग कितना बचा? 320 बचा, पक्की बात है। आओ तुम्हें एक जादू दिखाऊं, मतलब बेस्ड ऑन माय नॉलेज। अगर तुम एसेट इसको हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट पे रखते, कितने पे होता? 640 पे होता। हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट पे अगर एसेट होता तो कितने पे होता? 640 पे ना। तो मुझे आप एक बात बताएं, HCA अगर होती तो 640 होती। अच्छा मुझे बताओ तुम हो कितने पे अभी? 960 पे। HCA कितनी होती? इन दोनों का डिफरेंस लो, यहां पे कितना आ रहा है? यानी आप अगर नॉर्मली चल रहे होते तो 640 पे होते, कितने पे मौजूद है? 9। दैट मीन्स के सरप्लस जितना नॉर्मल से ऊपर है क्या है? सरप्लस है। तो कितना सरप्लस आ रहा है? 320। और यहां से भी प्रूफ कर दिया कितना आ रहा है? 320। क्लैरिटी है? पक्की बात है? ऑनलाइन तो जल्दी बताओ, क्लियर है? ये हमने यहां से कंपेयर भी करके दिखा दिया आपको कि सर ये लॉजिकल बात भी है और आपके पास 320 का सरप्लस आ रहा है। अच्छा आज आपसे मैं पूछूं आपके एसेट में कितना ज्यादा है? 320। यानी जितना भी सरप्लस होता है वही एसेट में ज्यादा होता है। इस बात पे एग्री हो गए हो? पक्की बात है? ऑनलाइन तो जल्दी कंफर्म करो, तैमूर, अब्दुल रहमान, सारे बच्चे जल्दी से। क्या इस बात को एग्री हो गए हो? इस बात को एग्री हो गए हो? जल्दी बताओ कि जितना भी है वो सरप्लस में है। अगला साल अगर आपने मुझे करा दिया ना तो मैं बोलूंगा वाकई कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मैं खाली अगले साल लेके जा रहा हूं उसको। आप मुझे बताएं नेक्स्ट ईयर 2025 हो जाएगा? आप फिर कॉपी कर लीजिएगा इसको आराम से, फिर मैं आपको सिर्फ इसी नौयत का सवाल दे दूंगा आज। इधर मुझे बताओ जल्दी से, ओपनिंग फेयर वैल्यू और कैरिंग अमाउंट कितनी है? पक्की बात है? 960 की है। अच्छा मुझे बताओ, मुझे इसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना है, कितने से डिवाइड करूं? सर 9 से क्यों नहीं? रिमेनिंग लाइफ 2 साल हो चुके हैं, कितना आया डेप्रिसिएशन? 120 आ रहा है। तो सर यार ये तो ज्यादा आ रहा है, 40 से ज्यादा आ रहा है ना। और जल्दी से मुझे बताओ 40,000 रुपए का डेप्रिसिएशन ज्यादा क्यों आ रहा है? सरप्लस की वजह से। आप कह रहे हैं 960 में सरप्लस शामिल है, पक्का? HCA से भी ऊपर है। चलें जी यहाँ पे ब्रेकअप बना लेते हैं, जो कि आपको एग्जाम में ऑब्वियसली नहीं बनाना, सिर्फ लॉजिक्स को डेवलप करने के लिए बता रहा हूं। इसके अंदर सरप्लस आप कह रहे हैं ये और 640। इसको अगर मैं ADS से डिवाइड करूं और मेरे बच्चों अगर मैं इसको ADS से डिवाइड करूं तो ये 40 आ रहा है और ये कितना आ रहा है? 80,000। ये से चेक करने के लिए आप क्या एंट्री 40 से बनाएंगे, 80 से बनाएंगे या 120 से? वेरी गुड यार। तो मुझे आप एक बात बताएं, आपने यहाँ पे एक एंट्री बनाई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, कितने से? 1,20,000 से। ये हो गया। क्या इस 1,20,000 में ज्यादा डेप्रिसिएशन है 40 का? तो शेयर होल्डर इस पे गुस्सा होगा, क्या बोलेगा वो बोलेगा जो मेरे पैसे लगाए हुए नहीं थे उस पे आपने मुझे यूजेज दे दी और मेरी रिटेन अर्निंग कम कर दी है एक्सपेंस की वजह से, तो आप अब मुझे कंपनसेट करें। तो हमने कहा कोई मसले वाली बात नहीं है सर, यहाँ पे हमने अकाउंट खोला हुआ है ना अपना, किसका? रीवैल्यूएशन सरप्लस का। ओपनिंग कितना है भाई? 320। हमें सिंपल पेपर में 320 को डिवाइड कर देना है रिमेनिंग लाइफ से। सिंपल है ना? यही एसेट में है ना, यही ज्यादा डेप्रिशिएट हुआ होगा, तो हमें यहां से प्रूफ भी तो हो रहा है ना कि ये कहां जा रहा है। इसकी क्या एंट्री बनाऊं भाई? वेरी गुड, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट।
40,000। एग्रीड? चलें जी, ये डेप्रिसिएशन हो गया, उसकी कंपनसेशन हो गई। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो अपनी जगह ही है ना। आ जाएं जी, हम यहां पे कितने अकाउंट खोलें? कॉस्ट अकाउंट और अच्छा सॉर्ट ऑफ ये कॉस्ट स्लैश फेयर वैल्यू। ओपनिंग बैलेंस 2025 का आप लिखवाएंगे कितना है? 960। वेरी गुड। यहां पे ओपनिंग बैलेंस, यार ये हर साल यूज भी कर रहे हो फिर भी 0 है, क्योंकि इसे रीवैल्यू करते हो तो आप ही तो हर साल रिवर्स कर रहे हो ना। अच्छा, रिवर्स करने का मतलब खत्म कर रहे हो, नेट कर रहे हो? नेट कर रहे हैं। लॉजिक डेवलप हो रही है कि चलता है कैसे हिसाब किताब। चलें जी, हमने कहा सर कोई एडिशन है? नहीं है। कोई डिस्पोजल है? नहीं है। सर ये है 1/20 पूरा दिखाएं तो सर ये तो ज्यादा हो जाएगा, तो उसकी कंपनसेशन कर भी दी ना इक्विटी में। यूजेज तो कम नहीं दिखा सकता ना, यूजेज तो पूरा दिखाऊंगा जितना यूज हुआ है, जितने की चीज पड़ी हुई है। हमने कहा भाई ये रहा, ये ले लें जी। अच्छा, इतनी मेहनत करने के बाद, बुक करने के बाद फिर याद आएगा, फिर नेट करना है, फिर किस पे लेके जाना है? फेयर वैल्यू पे। तो यहां पे आप एक चीज करेंगे, आप बोलेंगे भाई एडजस्टमेंट अगेंस्ट, ये लो लिख दिया, सही है, सॉरी गलती हो गई थी इधर, ये हो गया जी, डन हो गया ये, क्लियर है? चलें जी, अब मुझे एक बात बताएं, यहां पे क्या लिखूं मैं? एडजस्टमेंट अगेंस्ट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कितने से? 1/20। अब एसेट की कैरिंग अमाउंट कितनी हो गई बच्चों? कैरिंग अमाउंट आप लोग कह रहे हैं 840। चलें जी, अब मैंने ये कहा, मैंने जब फेयर वैल्यू असेस की, सही है जी, तो हम यहां पे कुछ हिसाब किताब ये कर लेते हैं। $7,70,000, सही है। मुझे एक बात बताएं, क्या ये अब डाउनवर्ड आ गया? पक्का? चलें जी, कितना? 70,000। हम कह रहे हैं कि ये रीवैल्यूएशन लॉस है। अच्छा, अब मुझे इसकी एंट्री बनानी है, सही है जी। एंट्री बनाने के लिए मैंने कहा कि सर मैं पहले इक्विपमेंट को तो करूं क्रेडिट, कितने से? अच्छा, डेबिट में करूंगा OCI, क्योंकि मेरे पास पड़ा हुआ है। मुझे जल्दी से बताएं, क्या ये नुकसान आपके लगाए गए पैसे में नुकसान है या ओवर एंड अबव में? तो शेयर होल्डर कहेगा भाई दिमाग खराब है, जब गेन ऊपर लेके जा रहे थे तो लॉस भी वहीं लेके जाओ जब तक वो पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा अच्छा, जब वो खत्म हो जाएगा तो P&L, तो आपके असल लगाए गए पैसे में नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आप तो कहते हो ना HCA से ऊपर जितना भी है वो सरप्लस है, तो गेन भी OCI में, लॉस भी OCI में, क्योंकि जब तक एक्चुअल ऊपर वाला गेन खत्म नहीं होता तब तक तो मुझे जेन्युइन लॉस तो नहीं है ना। जल्दी से मुझे बताओ, आपके पास सरप्लस कितना पड़ा हुआ है? 320 नहीं, 40 निकाल के कितना पड़ा हुआ है? 280। आपके पास सरप्लस का बैलेंस अवेलेबल है 280 का, नुकसान कितने का हो रहा है? तो क्या मैं बिला वजह शेयर होल्डर को ये बोलूं तुम्हारी असल वेल्थ में नुकसान हो गया? सरप्लस में कमी हुई है, सरप्लस में कमी हुई है, जब तक सरप्लस है तब तक सरप्लस। क्लियर है? चलें, आपने कहा कि सर मैंने यहां पे 70,000 पे ये कर लिया, तो मुझे जल्दी से एक बात बताएं, सर मैं यहां पे
क्या लिखूं, रीवैल्यूएशन कहां से हुआ ये, पीएनएल क्यों नहीं लिख के दे रहा, क्योंकि ओसीआई पड़ा हुआ है ना हमारे पास, जब ओसीआई खत्म हो जाएगा तब जेन्युइन नुकसान हो जाएगा। क्लियर है? ये कितना आ गया जी, 770। अच्छा अब फोकस के साथ मुझे सिर्फ ये बताओ, क्या मैं यहाँ पे 70,000 रुपये का लॉस पार्क करूँ, क्या ये रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर हुआ या पीपी में गया है, पीपी में लॉस बुक हुआ है ना। क्लोजिंग कितना आता है इसका, 320 माइनस 40 माइनस 70, जल्दी बताओ, 2,10,000, यानी स्टिल यू आर इन सरप्लस, स्टिल यू आर इन। मुझे प्लीज यार मेरी तसल्ली के लिए ये बताओ कि आपकी अब ऑनलाइन वालों तुम भी बताओगे लिख के, यहाँ हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट कितनी होती 3 साल बाद, HCA 560 होती, और ये आपने ऐसे निकाली है 8 लाख डिवाइडेड बाय 10 years इंटू, यही होती। अच्छा तो कुछ भी नहीं करते, कॉस्ट मॉडल पे चल रहे होते तो 560 पे होते, आप किस पे मौजूद हैं, फेयर वैल्यू पे, इस पे आ गए ना। अच्छा इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 210, आपके पास सरप्लस में कितना बढ़ा हुआ है, 210, मैच होता है। यानी आप अगर नॉर्मल हिसाब के हिसाब से चल रहे होते हैं ना, तो उससे ऊपर जितना भी है वो क्या है, सरप्लस है। कहानी समझ आती है? यानी हमने ऊपर जाना भी सीख लिया, वापस आना भी सीख लिया। क्लियर है? अच्छा स्टेप जरा दोहरा दो ताकि मेरी नॉलेज के लिए, मेरी तसल्ली के लिए सही हो जाए। सबसे पहले कंपनी को एसेट खरीदोगे, डेप्रिशिएट करोगे, हमने भी किया, रीवैल्यू करोगे, रीवैल्यू करने के बाद उसको लाइफ से डिवाइड करोगे, रिमेनिंग से। वेरी गुड। जैसे ही आप लोग रिमेनिंग लाइफ से उसको डिवाइड करोगे तो आपको याद आएगा कि कुछ ज्यादा डेप्रिशिएट हुआ है, किस वजह से, और सरप्लस का वही हिस्सा निकाल के कहां फेंक देंगे, रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर देंगे। अच्छा ये हो गया हिसाब किताब। यूजेज तो अपनी जगह है, हम यहां पे यूजेज को रिवर्स नहीं कर रहे, अक्यूमुलेटेड को भी रिवर्स नहीं कर रहे, अभी तो खाली सरप्लस ट्रांसफर किया है। अब आपको याद आएगा फिर रीवैल्यू करना है, तो क्या जो यूजेज था अक्यूमुलेटेड वो नेट कर दूं ताकि एसेट की कैरिंग अमाउंट आ जाए। एसेट की कैरिंग अमाउंट को किससे कंपेयर करेंगे, फेयर वैल्यू से। अच्छा अगर फेयर वैल्यू ऊपर है तो वापस गेन आ जाएगा, कहां जाएगा, ओसीआई। अच्छा फेयर वैल्यू अगर नीचे है लॉस आ जाएगा, पर यह देखना है कि क्या उतना सरप्लस अवेलेबल है या नहीं है। शेयर होल्डर कहेगा ये तो फजूल बेवकूफाना बात है ना, मेरे लगाए गए पैसे में नुकसान तो तब होगा जब सरप्लस खत्म हो जाए। यहां पे अभी मेरे पास 2,10,000 का सरप्लस अभी भी मौजूद है। बात क्लियर है, पक्की बात है। तो पहले बताओ, अच्छा सर इसकी एंट्री ये बनेगी ना, ओसीआई डेबिट और पीपी क्रेडिट, मैंने बनाई है ना ये वाली, ये रही ओसीआई डेबिट और पीपी क्रेडिट। अब आपका एसेट फिर फेयर वैल्यू पे आ रहा है, अगले साल ये किससे डेप्रिशिएट होगा, 7 years से। क्लियर है? क्योंकि रिमेनिंग लाइफ कितनी रह गई है, 7 साल। अच्छा अगले साल भी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आएगा, यस, क्योंकि अभी भी इसके अंदर सरप्लस शामिल है। कितने का शामिल है, 210 का। बात क्लियर है? तो आपने बेसिकली आज अच्छे तरीके से रीवैल्यूएशन की थीम सीख ली है। तो इसके आज मैं दूंगा 4 सवाल प्रैक्टिस के लिए, सही है जी, जिसमें अपवर्ड भी होगा और डाउनवर्ड भी होगा, तो उसको लाजमी करके लाना ताकि मैं इसको फिर कल प्रॉपर डिस्क्लोजर के सवाल पे उतारूंगा। सही है जी, चलें मिलते हैं अगली क्लास में, अल्लाह हाफ़िज़। तो सरप्लस में 2,10 तक या जितना मौजूद था, उसके अलावा पीएनएल फिर तो असल लॉस हो गया ना। अब शेयर होल्डर को बोले कि भाई सरप्लस खत्म हो गया, सुकून आ गया, अब तुम्हें जनरल लॉस हो गया, तुम्हारे लगाए गए पैसे में। सही है भाई? ऑनलाइन में लोग क्लियर है ये कहानी यहां तक, जल्दी बता दो। हाँ जी, वो भेज देते हैं जी। कौन सा क्वेश्चन है सी, तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन है भाई? इनिशियल कॉस्ट मुझे करते हैं, बुक में लिखा है कि सर टैक्सेस ऐड होंगे। बेटा मैंने अभी आपको जवाब तो दिया है ना इसका कि जो टैक्सेस हैं आपके वो अगर नॉन रिफंडेबल है तो वो कॉस्ट में ऐड होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। सही है? बता दिया ना मैंने ऊपर, जानी
सेल्स टैक्स ही तो बता रहा हूं मेरी जान, सेल्स टैक्स अगर रिफंडेबल नेचर का है तो आप उसका रिसीवेबल बुक करेंगे गवर्नमेंट से, ना कि उसको कॉस्ट में पार्क करेंगे। यही तो बता रहा हूं, 5वीं बार बता रहा हूं मेरी जान, यही बात। चाहे सेल्स टैक्स हो या कोई भी टैक्स हो, अगर रिफंडेबल नहीं है, अगर रिफंडेबल नहीं है सवाल में लिख के देगा तुम्हें, तो कॉस्ट का पार्ट बनाना, और अगर रिफंडेबल हुआ तो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाना। सही है, यानी आपको वो मिल जाएगा ना वहां पे, दैट इज नॉट योर कॉस्ट एंड दैट डज नॉट हैव टू बी डेप्रिशिएटेड। क्लियर है? कौन सा क्वेश्चन है हसीब, मुझे भेजो। यूजुअली देखो सेल्स टैक्स वैसे मिल जाता है आपको, रिफंड हो जाता है, वो बताएगा आपको ऑनवर्ड्स एग्जामिनेशन में, पास पेपर में बताएगा, ऐसा नहीं हो सकता कि ना बताए। सही है?